नमस्कार, मैं शैलेश पांडे। राष्ट्रवाद न्यूज़ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रवाद इनोवेशन में आज हम एक नए मेहमान से मिलेंगे, एक नए कंपनी से मिलेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और वो कंपनी है INP कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मुंबई बेस्ड कंपनी है और उसके CEO हैं मनोज दुबे जी। और ये कंपनी सिर्फ मुंबई नहीं, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बिजनेस के हर क्षेत्र में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड करने का ये काम INP कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड करती है। आज हम बात करेंगे कंपनी के प्रमुख मनोज दुबे जी से। मनोज जी नमस्कार। 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 स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज़ में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने ये INP कंपनी शुरू की, तो INP कंपनी शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? शैलेश जी, हर किसी को जीवन में एक समय जब आता है जब उसे पैसे से आगे बढ़ना पड़ता है। पैसा तो हम नौकरी में भी कमाते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे और कई कंपनियों में काम कर चुके, लेकिन एक समय जब आता है जब आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और एक पैसे से ऊपर उठ के आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। तो ये बिज़नेस का आइडिया आया अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जीवन में कई पड़ाव होते हैं और उन पड़ावों को हम पार करते जाते हैं। हम कभी हमारे जीवन में हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं। जब हम नौकरी करते हैं तो हमें लगता है कि हम इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे तो और अच्छा कर पाएंगे, हमें अच्छी सैलरी मिलेगी। लगभग अगर आप देखो तो एक व्यक्ति जब पढ़ाई करने के बाद आता है कॉलेज से, तब वो नौकरी करता है। नौकरी करने के बाद उसे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन करने के बाद उसे और सैलरी चाहिए और उसे हाइक चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब पैसा इतना महत्व पैसे का नहीं है, पैसे का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब एक खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए और हम कितने दिन तक किसी और के लिए काम करते रहेंगे। तो हम अपना खुद का एक काम हो, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, कुछ इनोवेशन कर सकें, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, अपने बच्चों की, अपने आने वाले जनरेशन की फ्यूचर सिक्योर कर सकें और हमारी खुद की एक पहचान हो। इसलिए ये कंपनी हमने चालू किया। आपने IT इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नौकरी की और नौकरी करने के बाद आपने इस INP कंपनी को बनाया और बनाने के बाद जब आप काम करना शुरू किए तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपने क्या बनाया और आज आपकी कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है? शैलेश जी, कंपनी बनाने के उद्देश्य को मैंने बताया और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब कंपनी हमने बनाया तो कंपनी बनाने के पीछे कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी दिमाग में थे कि हम किस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, मार्केट किस तरफ जा रही है, अगले 5 साल 10 साल कौन से इनोवेशंस, कौन से प्रोडक्ट हमें मार्केट में सर्वाइवल देंगे, कि सर्वाइव करेंगे हम प्रोडक्ट को लेके। तो कई प्रोडक्ट हमारे दिमाग में थे, लेकिन उस समय तक कुछ पैसे का अभाव था। जैसे आपको पता है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको ऑफिस चाहिए, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको फैक्ट्री चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, काम करने वाले मार्केटिंग टीम चाहिए, बैकएंड टीम चाहिए। तो उन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जब हमने कंपनी बनाई तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे दिमाग में थे कि हम ये वन बाय वन करेंगे। लेकिन जो पहला हमें अपॉर्चुनिटी मिला वो मिला गुजरात सरकार से। गुजरात सरकार से हमें डिजिटल साइनेज का फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, जिसमें हमें गुजरात सरकार की जितनी बसें हैं, जो लॉन्ग रूट की बसें हैं, जो 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा चलती हैं, जो इंटर स्टेट हैं या फिर गुजरात के अंदर ही जाती हैं? वो गुजरात के अंदर भी चलती हैं और इंटर स्टेट बसेस भी हैं। अच्छा। उसे हमें कहा गया कि आप इसमें 11 बस में आप पहले चला के दिखाइए, फिर हम आपको ऑर्डर
दे सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं थे डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी नई कंपनी थी, 2 महीना कंपनी बना के हुआ था। तो गुजरात की 11 बसें हमें मिली, जिसमें हमें हार्डवेयर लगाना था। हार्डवेयर मतलब 24 इंच की स्क्रीन, उसके पीछे कंप्यूटर सिस्टम, उसके पीछे हर एक डिपो में सर्वर लगाना था, सेंट्रल सर्वर लगाना था, और उससे अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर, डिजिटल साइनेज का सॉफ्टवेयर डालना था। सॉफ्टवेयर डालने के बाद दूसरा चैलेंज हमें ये कहा गया कि आपको ये लाइव टीवी जैसा चलना चाहिए, क्योंकि उस स्क्रीन का लगाने का मकसद था 80% एंटरटेनमेंट कंटेंट होने चाहिए और 15% आपके न्यूज़ होने चाहिए और 5% एडवर्टीजमेंट होने चाहिए। तो न्यूज़ जैसे आपको पता है, आप भी चैनल चला रहे हैं, तो न्यूज़ अगर लाइव न्यूज़ ना हो या न्यूज़ बासी हो जाए तो उसकी महत्व तो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वो हमारे पास चैलेंज था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बसें सड़क पर चलती हैं, क्लियर एनवायरनमेंट नहीं होता है, कहीं मॉइस्चर है, कहीं गर्मी है, कहीं लोग उसको धक्का देते हैं। तो एक हार्डवेयर स्टेबल बनाना हमारे लिए चैलेंज था। सॉफ्टवेयर तो हम फिर भी बना सकते थे। तो पहला हमने प्रोजेक्ट 11 बस का किया, जिसमें हमने हार्डवेयर डिज़ाइन किया, हमारी खुद की हार्डवेयर डिज़ाइन की। फर्स्ट हार्डवेयर डिज़ाइन हमने किया जो बस में लगाया जी। और हर एक डेपो में वाईफाई कनेक्ट करके, सर्वर कनेक्ट करके, सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करके एक लाइव टीवी जैसा एक एनवायरनमेंट हमने बस में दिया, जिसमें पब्लिक एंटरटेनमेंट सिस्टम भी था, न्यूज़ भी था, एडवर्टीजमेंट भी था, और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल हुआ। 5 साल वो प्रोजेक्ट वहाँ पे चला। हालांकि हमने वो बसें बना के चला के हैंड ओवर कर दी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ उतना ही था। तो 11 बस बनाने के बाद हमें 2400 और बसें मिली। क्या बात। तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा था, जो हमने 2400 बसों में और करीब 50 डेपो में डिजिटल साइनेज का फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था। मनोज जी, तो ये तो बड़ा ही चैलेंज वाला काम था, जो कि आपने पहले ही प्रोडक्ट में एक बड़ा ही अच्छा चैलेंज लिया गुजरात सरकार का, आपने उसे पूरा किया। इस वक्त जो आपकी कंपनी है एनपी कंपनी, तो वो और कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, या और कौन से सेक्टर में काम कर रही है, और कौन कौन से स्टेट में काम कर रही है, भारत में या और भी अन्य देशों में कहाँ कहाँ काम कर रही है? शैलेश जी, जब ये गुजरात का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ जी, तो उसके बाद हमने सोचा कि अब बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो कॉरपोरेट में हमेशा काम किया, तो कॉरपोरेट की तरफ हमने रुख किया। सो जिसमें सबसे पहले हमने बैंकिंग एज एन सेक्टर चुना। बैंकिंग तो सबसे पहले हमने बैंक में हमारे हार्डवेयर दिए, जो थिन क्लाइंट हमने दिया, जो थिन क्लाइंट डिवाइस, एक एम्बेडेड डिवाइस जो हम बनाते हैं, वो डिवाइस हमने दिया। तो शैलेश जी, हमने बैंक से पहले शुरू किया जी। और जब बैंक में शुरू किया तो वहाँ पे सबसे पहले हमने हार्डवेयर का काम शुरू किया। हार्डवेयर पहला हमने बनाया थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट इस तरह का एक प्रोडक्ट होता है, जो एक तरह का पीसी है, जिसके अंदर सारे पोर्ट्स डेस्कटॉप के होते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि इतने बड़े डेस्कटॉप को हमने इतने बड़े में बना दिया। क्या बात। सो अगर आप देखें तो ये साइज का बड़े बड़े डेस्कटॉप लगाते हैं, उसकी जगह पे सिर्फ ये इतना छोटा जी जी, ये पूरा डेस्कटॉप का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेस्कटॉप का काम करता है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक डेस्कटॉप में होती हैं। ये मॉनिटर के पीछे इसको हैंग कर देते हैं, और मॉनिटर के पीछे हैंग करने के बाद ये मशीन डेस्कटॉप कैसे चलती है, इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं, जैसे बैंक में आपको पता है बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, इस तरह के बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, और मल्टीपल ब्रांच होते हैं। तो सपोर्ट हमेशा एक चैलेंज होता है। और बैंक में जब आपको काम करना है तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। तो हमने करीब 8 महीने कंटिन्यू 8 महीने HDFC बैंक में बैठ के हमने जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स थे उस गैप को फिल किया। हमने पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, हार्डवेयर तो हमारे पास था, और फाइनली 8 महीने के बाद हमें पहला ऑर्डर HDFC बैंक का मिला, क्या? जो कि आज भी हमारा कस्टमर है। HDFC बैंक का मिला। उसके बाद तो हमने करीब 32, 34, 38 बैंक्स हमारे कस्टमर हुए हैं। उस बैंक्स में फिर हमने चालू किया। उसके बाद IT कंपनीज थी, जहाँ पे सिक्योरिटी इज़ अ मेजर चैलेंज।
जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वहाँ पे हमने काम किया। मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, इंश्योरेंस सेक्टर में हमने काम किया, लॉजिस्टिक्स में फिर हमने काम किया। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि अब हमें एक स्टेप और आगे चलना चाहिए, तो गियर शिफ्ट किया और हम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते थे। तो हमने एजुकेशन वर्टिकल में काम किया, हमने डिफेंस वर्टिकल में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, रेलवेज़ के साथ में काम किया। तो आज अगर आप देखो तो करीब 200-250 कस्टमर्स हमारे हैं और करीब लगभग हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में हम काम करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार से लेके इधर। प्लस हम हमारे प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हमने टेक्सास अमेरिका में एक्सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया है, सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया है, दुबई में एक्सपोर्ट किया है। तो वी आर द ओनली इंडियन कंपनी, अगर आप देखें, जो हमारे साइज़ की कंपनी है, जो हम हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, उस सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमने एड्रेस किया एंड एक बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। और वो अगर आप देखें, डिफेंस में जब आप काम करते हैं तो उनके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बैंक में काम करते हैं तो उनके पैरामीटर्स होते हैं, इंश्योरेंस में उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो सभी चैलेंजेस को कवर करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया और इस तरह के हमारे कई प्रोडक्ट हैं, करीब 10-12 मॉडल हमारे हैं जो मार्केट में इस समय चल रहे हैं। और ये सब मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट हैं, इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। पावर अगर आप मैं बोलूँ, बिजली का कंजम्पशन हार्डली 5 वॉट टू 10 वॉट्स कंजम्पशन है जो आप डेस्कटॉप बचाने में। तो इसका अगर आप देखें तो 2 साल में तो इसका जितने का दाम है उतना बिजली में ही आप बचा लेते हैं। क्या बात है जी मनोज जी, जैसा कि आपने बताया और आपने अभी अपना प्रोडक्ट भी दिखाया कि यह बड़ा ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है जी। और ये इनोवेशन का आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर दोनों गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में काम करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या लगता है या क्या आपको अच्छा बुरा ऐसा अनुभव आया? कहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज अ बिजनेसमैन काम करते हुए? शैलेश जी, बिजनेसमैन को तो जहाँ बिजनेस मिले वो आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। वो तो है ही, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा ऐसा लगता है तो वो हर जगह कंफर्टेबल फील करता है जहाँ से बिजनेस आए। जी 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 जी। आप मुझे 80-60 डिग्री टेम्परेचर में आप भेजिए और ऑर्डर दे दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो मेरे लिए तो वो ज़्यादा ये होता है। प्राइवेट सेक्टर की अपनी चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की अपनी एक चैलेंजेस हैं। दोनों की अपनी एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो कोई भी काम करने के पहले, कोई भी ऑर्डर लेने के पहले हमें प्रपोजल्स देने पड़ते हैं, हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, हमें डेमो करना पड़ता है, हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना पड़ता है। 2-4-6 महीना चलता है, उसके बाद हम निगोशिएशन प्रोसेस में आते हैं और इस तरह से हमको काम मिलता है। और फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर काम उसको इम्प्रूव करने के लिए, सपोर्ट के लिए, आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए, सॉफ्टवेयर जैसे अगर हम देते हैं तो सॉफ्टवेयर में आपको पता है रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं। कंपैटिबिलिटी इज़ ऑल्सो एन इशू कि हर जगह पे हर चीज़ें नहीं चलती हैं, जो एक जगह चल रही है वो दूसरी जगह नहीं चल रही है, तो वो अपनी एक चैलेंज है। गवर्नमेंट में एक टेंडर के थ्रू प्रोसेस होता है, तो गवर्नमेंट में हमारे लिए आसान इसलिए हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि एक टेंडर स्पेसिफिकेशन फिक्स होता है, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, हमें उतना कंप्लाई करना पड़ता है। कंप्लाई करने के बाद हम बिड करते हैं, बिड करने के बाद जो L1 होता है उसको ऑर्डर मिलता है। तो दोनों की अपनी एक चैलेंजेस हैं, कहीं पे समय कम लगता है, कहीं पे समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मज़ा दोनों जगह आता है। चलिए, अच्छी बात है कि आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों जगह मजा आ रहा है। मनोज जी, ये सारे सॉफ्टवेयर IT के काम आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो जब फॉरेन भी जाना होता होगा, विदेशों में भी जाते हैं, और विदेशों में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, हांगकांग में, सिंगापुर में, इवन कि चाइना में भी, कि जो कि IT सेक्टर में बहुत ग्रो कर रही हैं और हमारा हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है IT सेक्टर में। तो आप क्या देखते हैं विदेश में जाने के बाद कि अपने हिंदुस्तान में हम उनसे बेहतर हैं या हमको और बेहतर बनने का अभी प्रयास करना चाहिए, या क्या कंपैरेटिवली लगता है कि फॉरेन और इंडियन? शैलेश जी, देखिए, जब आप
बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड और बाकी चीज़ें अगर आप कंपेयर करते हैं विदेशों से, जी तो डेफिनेटली हम थोड़े पीछे हैं, जी जी उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और यहाँ पे हम बैकवर्ड हैं टेक्नोलॉजी में। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी की कोई परिधि, कोई सीमा नहीं है। जी टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे बनाइए और वहाँ तक पहुँचने के लिए, या वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बनी है यहाँ तक आने के लिए जी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ यहाँ पे हैं, यहाँ की कंपनियाँ वहाँ पे, पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड एक परिवार जैसा हो गया है, एक मार्केट हो गया है। जी जी तो अब उसका जो एक इन्फेक्शन होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको बताऊं, वीडीआई कॉन्सेप्ट जब चालू हुआ पूरे विश्व में, जी तो ऐसा नहीं है कि वीडीआई तो महंगा सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की कंपनी है तो वो वीडीआई यूज़ करेगी, इंडिया में है तो वो वीडीआई नहीं यूज़ करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एक डिपेंडेंसी हो गई है, अब एक नेसेसिटी हो गई है। जी और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड और नई टेक्नोलॉजी पे काम करना हमारा मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि जब ज़रूरत अगर है और उसके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए सारी कंपनी अडॉप्ट करती हैं टेक्नोलॉजी वाइज। ऐसे वहाँ पे बहुत एडवांस है, यहाँ पे हम बैकवर्ड हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं, जैसे जर्मनी में होते हैं, यूएस में होते हैं, चाइना, ताइवान में एग्जीबिशंस होते हैं। वहाँ पे लोग अपना अपना सोल्यूशन डिस्प्ले करते हैं। हम भी जाते हैं कई देशों में हमारे सॉल्यूशंस लेके, और वहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो लोग कि इस तरह से हमने इतना लो कॉस्ट सोल्यूशन बना दिया है। एक चीज़ हो सकती है कि शायद अमेरिका में जो बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का X+2 चार्ज कर रहे होंगे, हो सकता है हम X प्राइस यहाँ पे कोट कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। सो इट इज़ मोर और लेस। जो कमियां आपने यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं। इस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो डिजिटल इंडिया की बात हमेशा करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे डिजिटल इंडिया, और अपने जीवन में भी वो डिजिटल इंडिया का बहुत ही ज़्यादा उसका उपयोग भी कर रहे हैं और लोगों को जी सजेस्ट भी करते हैं। तो जो कमियां अपने हिंदुस्तान में हैं आईटी सेक्टर में, क्या आपने कभी देश के प्रधानमंत्री से या पीएमओ से आपने बात करने की कोशिश की, या अगर की तो अच्छी बात है, और अगर की है तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएमओ को भी कोई संदेश देना चाहेंगे कि हमें और क्या सुधार लाना चाहिए जिससे कि हमारे हिंदुस्तान में आईटी सेक्टर में डिजिटल इंडिया में एक नंबर देश बने? शैलेश जी, सरकार या पीएमओ या प्रधानमंत्री तक तो मेरी पहुंच नहीं है जी, मैं वहां तक कभी पहुंच नहीं पाया हूं, जी, या ऐसा कोई फोरम नहीं मिला जिसके थ्रू मैं अपनी बात देश के प्रधानमंत्री तक कन्वे कर पाऊँ। जी, प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। जी, अगर आप पिछले 2014 से अभी तक आप देखें तो आपको देश में बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। जी, बदलाव ये दिखेंगे, जैसे आप मेट्रो सिटी को अगर आप छोड़ दीजिए, आप गांव में चले जाइए, बी ग्रेड सी ग्रेड सिटीज़ में चले जाइए, तो आपको बदलाव दिखेगा। शायद यहाँ पे वो बदलाव उतना ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एडवांस है, लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे आज गांव में चले जाइए, आज लोग मोबाइल से अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आज पेटीएम से चाय का बिल दे रहे हैं, समोसा खाते हैं और पेटीएम से पेमेंट करते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए लंबी लाइनें लगती थी, आज वो अपने मोबाइल से खुद का भी कर रहे हैं, पूरे परिवार का रिचार्ज कर रहे हैं। आज बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। आप सोचिए खासतौर से इस लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है इस ऑनलाइन, चाहे वो गांव के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे हों, जी, जी, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब टेक्नोलॉजी की समझ और ज़रूरत, उसका इम्पोर्टेंस गांव तक समझ में आ गया है। उनको समझ में आ गया है कि ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। और मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, इंटरनेट सर्विसेज हमारे देश में इतनी सस्ती हो चुकी हैं कि आपको दुनिया से कनेक्ट करने के लिए सबसे इजी हो गया है। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर आप देखें
तो लोगों को क्या नहीं पता है। पीएम मन की बात करते हैं पीएम मन की बात करते हैं, वो लोग सुनते हैं। आज कहीं पे मूवी लगी है तो वो मूवी लोग देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग नॉलेज ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज हम पीछे नहीं हैं। कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं जिन्हें ध्यान देना चाहिए, एंड आई एम श्योर पीएमओ और प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। जैसे कनेक्टिविटी, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप देश में लेके आते हैं तो वो सीधा डिपेंडेंसी उसकी आती है कनेक्टिविटी पे। बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आज भी कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी चैलेंज है। जैसे हम लोग बहुत सारे एजुकेशन प्रोजेक्ट करते हैं, स्कूल्स में जाके काम करते हैं। कई स्कूल मैं देख रहा हूँ राजस्थान में, यूपी में, आसाम में, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो आप बताइए, जब वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक टीम बनाना चाहिए जो कनेक्टिविटी स्टडी करे, कहाँ पे कनेक्टिविटी है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे वीक है। एटलीस्ट बेसिक कनेक्टिविटी वहाँ देनी चाहिए। आज हम 4G 5G की बात कर रहे हैं, 5G की बात कर रहे हैं, फाइबर केबल की बात कर रहे हैं, कम से कम 2G 3G तो दो वहाँ पे। तो उस चीज़ की ज़रूरत है, एंड मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में ये चीज़ें और ठीक होंगी और टेक्नोलॉजी वाइज हम और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और चीज़ों को और अच्छा हम कर पाएंगे देश में। मनु जी, आपकी INB कंपनी इनोवेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर भी मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि आने वाले भविष्य में जो डिजिटल इंडिया का नारा हिंदुस्तान ने दिया है, तो उसे साकार करने के लिए आपके कंपनी INB कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और आपके क्या नए प्लान्स है, क्या नए सपने हैं, क्या ऐसा आप देश को देना चाहते हैं या जनता को देना चाहते हैं या बिजनेस वर्ल्ड को देना चाहते हैं, जिससे कि एक इनोवेशन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सके? ऐसा आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है INB कंप्यूटर्स का? शैलेश जी, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास हार्डवेयर बनाने के लिए फैक्ट्री है जी, हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए टीम है जी, हमारे पास एक बड़ा विज़न है जी, और एक बहुत ही यंग लोगों की टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है। जी, अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कंप्यूटर डिज़ाइन किया है, जो कंप्यूटर 10,000 रुपये से लेके 50,000 तक रुपए के कंप्यूटर हमारे पास हैं, और उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास हैं। मेरा एम ये है कि आने वाले समय में मैं डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए, शहरों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, जी, मैं ऐसा कोई कंप्यूटर मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी हो गया है जो हो सकता है मैं 1 आधा महीने 2 महीने में लॉन्च करूंगा, जिसकी कीमत होगी 2,000 रुपये। क्या बात! 2,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का कंप्यूटर मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, जो अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, आप अपने ऑफिस में लगा के इस पे काम करेंगे। और इस तरह से इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे आज बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपने कंप्यूटर तो ले लिया गांव में, लेकिन अब उसको मेंटेन कैसे करें, ये कैसे करें। तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट या जो अभी प्रोडक्ट है, इसका लाइफ साइकिल है 7 से 10 साल। इसका मतलब ये है कि आप मेरा 2,000 का कंप्यूटर लेंगे, वो भी 10 साल चलेगा। आप मेरा 10,000 का कंप्यूटर लेंगे, वो भी 10 साल चलेगा। आप 50,000 का लेंगे, वो भी 10 साल चलेगा, और मेंटेनेंस फ्री होगा। पावर कंजम्पशन आज भी हमारे देश में चैलेंज है पावर का, तो 2 वॉट से 5 वॉट तक का पावर कंजम्पशन करेगा, जिसमें आपकी एक LED बल्ब जलती है, उससे भी कम पावर हमारा कंप्यूटर लेगा। और वो गांव के बच्चों को, शहर के बच्चों को, कॉरपोरेट्स को, बैंक को, सारे डिपार्टमेंट को, सारे विभाग को वो उपलब्ध होगा, जिसमें वो लोग बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, लोग अपना ऑफिस का काम कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें हो सकेंगी। इसमें पावर कंजम्पशन कम है, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, और लाइफ साइकिल इसका 10 साल है। रिपेयर करने की कोई चिंता नहीं है। सॉफ्टवेयर भी अगर क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, तो हमारे पास जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप
अमेरिका में बैठ के गांव के जौनपुर की मशीन ठीक कर सकते क्या हैं, बात। कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे आपके एनपी कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में और काम के बारे में हमसे सारी बातें की और हमें पूरे विस्तार से आपने सारी जानकारी दी। भविष्य में आपकी कंपनी और ग्रोथ करे और डिजिटल इंडिया का सपना साकार करे और देश की एक विशालतम कंपनी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाता हूँ जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये मार्केट में आने के बाद बहुत बड़ा हंगामा करेगी। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और आइए हम इसका एक लाइव डेमो लेते हैं। नमस्कार, मैं मनोज दुबे। मैं आज आपको एक नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। जितने लोग आईटी में हैं, इस टेक्नोलॉजी का नाम काफ़ी सुना होगा उन्होंने। आईटी में अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस में यूज़ होते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। आज मैं आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जिसे कहते हैं डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन अगर आप देखें तो ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन बड़े कॉरपोरेट्स में, बैंक्स में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अभी तक यूज़ हो रहा है। बेसिकली जहाँ पे भी एक लार्ज सेटअप है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे मैनेजेबिलिटी एक बड़ा इशू है, सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ताकि आपका एप्लीकेशन से लेके सारा कुछ सेंट्रलाइज हो जाए। जैसे रेलवे, जैसे बैंक में होता क्या है कि आप एक जगह जाते हैं, आपका अकाउंट नंबर डालते हैं, आपका अकाउंट नंबर कहीं और होता है, आप अकाउंट नंबर दूसरी जगह से एक्सेस करते हैं, आपके मोबाइल से एक्सेस करते हैं, आपके अलग अलग ब्रांचेस से एक्सेस करते हैं। ऐसे ही डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो होता है जब आप एक फ़िज़िकल मशीन पे जब आप काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस कंप्यूटर पे अगर काम कर रहा हूँ और मान लीजिए कि ये कंप्यूटर ख़राब हो जाए, तो ये कंप्यूटर ख़राब होने के बाद इसको ठीक करने के लिए एक इंजीनियर आता है, उसका डेटा बैकअप लेता है, उसको ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है, आपका डेटा स्टोर करता है। एंड अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका पूरा दिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए चले जाता है, वेस्ट होता है। उसके अलावा आपको जब भी इस कंप्यूटर पे जब आपका डेटा आपका एक्सेस करना है तो उसी कंप्यूटर पे वहीं बैठ के आपको काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा ऑफिस कांदिवली में है, मैं यहाँ इस कंप्यूटर पे या इस कोई लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ। अगर कल को मुझे कोई फ़ाइल एक्सेस करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे इस कंप्यूटर या इस लैपटॉप को मुझे या तो कैरी करना पड़ेगा या तो मुझे यहाँ आके बैठ के काम करना पड़ेगा। ये अवॉइड करने के लिए, यूज़र की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए VDI, विच इज़ अ वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस जिसे कहते हैं, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या होता है कि आपका डेस्कटॉप आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जितना भी आपका फ़ाइल है, ये सारी चीज़ें, जितना भी आपका डेस्कटॉप है, एप्लीकेशन है, या आप घर से बैठ के भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम डेस्कटॉप मिलेगा, आपके मोबाइल से यूज़ करिए, आपके लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप से। ये होता है वर्चुअलाइजेशन। बट वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है कि वर्चुअलाइजेशन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप किसी भी कॉरपोरेट्स में, किसी बैंक में, किसी भी कंपनी में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसका ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत टाइम लगता है आने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे यूज़र एक साथ काम करेंगे तो आपको स्टोरेज चाहिए, आपको नेटवर्क बहुत अच्छा चाहिए, आपको कंप्यूट बहुत अच्छा चाहिए, आपकी बैंडविड्थ बहुत अच्छी चाहिए। इसी तरह से आपको ये सारा मैनेज करने के लिए आपको एक डेटा सेंटर चाहिए। उसके अलावा बहुत सारा कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ हैं, वो लाइसेंस ख़रीदने हैं,
इसका मतलब ये है कि अगर आपको VDI इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी कॉरपोरेट में, तो उसका सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपको बजट करना पड़ेगा। और कई बार इस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को देखने के बाद लोग VDI को ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं अभी जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक बहुत ही लो कॉस्ट डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, एक छोटे से बॉक्स में, जो किसी भी छोटे या बड़े कॉरपोरेट्स में इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल बेसिस पे काम में आ सकता है। वो इस तरह की एक मशीन होती है। ये मशीन हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको हम लोग इसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं हार्डवेयर, जिसमें अगर आप ये मशीन देखें तो अनलाइक डेस्कटॉप, जैसे आपका एक डेस्कटॉप और लैपटॉप होता है वो इसी तरह का है। डेस्कटॉप आपका इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और ये मशीन आपकी छोटी सी मशीन होती है जो आपके पाम साइज़ में आ जाती है, इससे कम में आ जाती है, अलग अलग फॉर्म फैक्टर में ये मशीन आती है। तो अगर इस मशीन को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे डिस्प्ले पोर्ट है 1 2 3 4, कम्युनिकेशन पोर्ट है, LAN है, USB है, इसी तरह से आगे ऑडियो लगाने के लिए है, टाइप C है, USB पोर्ट है। इस तरह से डेस्कटॉप में जितने पोर्ट्स होते हैं वो सारे पोर्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप में जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी जो इतनी थी वो अब इतने में सिमट रही है। इसका मतलब यह है कि इसका पावर कंजम्पशन कंपेयर टू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में यूज़ होता है। यूज़ होता है जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब यह है कि जैसे ब्रांच, बैंक की ब्रांच होती है या कोई ऑफिस होता है, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है पावर का। दूसरा चैलेंज होता है सर्विस इंजीनियर्स की, मेंटेनेंस स्टाफ की। तो इसको पावर कम लगता है, 15 से 30 वाट का पावर लगता है, जिसमें आपका डेस्कटॉप अगर आप देखें तो जो 200 से 250 वाट की पावर लगती है। इसमें कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस फ्री है, कोई मेंटेनेंस की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। सो ये एक मशीन है जिसमें 1 2 3 ये मॉनिटर कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 कीबोर्ड कनेक्ट किए हैं। और इस मशीन में अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप देखें तो 3 डेस्कटॉप आपको मिल रहे हैं। मैं एक अभी कमांड रन करूंगा और आप देखेंगे कि ये 2 डेस्कटॉप लॉन्च हो जाएंगे। ये 2 फिज़िकल डेस्कटॉप हैं। एक ही मशीन में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स है जो ओपन सोर्स है। बाकी ये 2 डेस्कटॉप जो लॉन्च होंगे, यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसमें नेटवर्क केबल अगर आप देखेंगे तो एक लगा है, दैट मीन्स कि एक IP आ रहा है। इसमें 3 अलग अलग IP एड्रेस होंगे, 3 अलग अलग यूज़र प्रोफाइल होगा, तीनों का अलग डेटाबेस होगा, अलग ड्राइव होगी, एक दूसरे का कोई ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ कंप्लीट सिक्योर्ड मशीन। मतलब इसकी सिक्योरिटी इससे अफेक्ट नहीं हो रही है, इसकी सिक्योरिटी इससे अफेक्ट नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो ये एक डेस्कटॉप ये हो गया, दूसरा डेस्कटॉप ये हो गया, तीसरा डेस्कटॉप ये हो गया, एक ही मशीन में तीनों कनेक्टेड हैं। अब ये हो गया आपका वर्चुअल डेस्कटॉप, ये हो गया आपका फिज़िकल डेस्कटॉप। अब इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे गूगल खोलता हूँ, गूगल खोल के मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं एक VLC प्लेयर ओपन किया हूँ। इस तरह से कोई भी एक एप्लीकेशन आप ओपन करिए, आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करिए, आपका MS ऑफिस यूज़ करिए, जो भी आपके ERP सिस्टम है, बैंकिंग की कोई इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग की कोई एप्लीकेशन है, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसका एक यूज़र प्रोफाइल बनता है, इसका अलग यूज़र प्रोफाइल बनता है, इसका अलग यूज़र प्रोफाइल बनता है। इसमें फिज़िकली एक मशीन है, वर्चुअली 3। इसका एडवांटेज ये है कि आपको 3 लोगों को अगर काम करना है या 4 लोगों को काम करना है तो एक ही मशीन खरीदनी है। एक सिस्टम खरीदिए,
4 लोग आप इस पे काम करिए, मतलब आपको 3 मशीन का पैसा आपका बच गया, 3 हार्डवेयर का पैसा आपका बच गया, 1 मशीन पे काम करिए। और इसमें अगर आप देखें तो कोई परफॉर्मेंस भी ये नहीं होता है। आप ये देखिए, बिना परफॉर्मेंस, बिना सिक्योरिटी को हैम्पर किए ये 3 डेस्कटॉप चल रहा है। इस तरह से आप मैक्सिमम 4 मशीन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका केबल एक्सटेंड करके आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक आईपी इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके लिए एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि ये छोटे ऑफिस से लेके बड़े ऑफिस तक आप इसको एक जगह पे रख के एक डिपार्टमेंट में 4 लोग मिनिमम एक मशीन पे काम कर सकते हैं। तो ये थे मनोज दुबे, IMP कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक, जिन्होंने आज हमें उनके कंपनी के बारे में पूरी सविस्तार से बात बताई। आने वाले समय में डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए उनका जो महत्वपूर्ण प्लान है, सपना है, वो ये कि हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सस्ते दरों पर कंप्यूटर्स उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो ये डिजिटल इंडिया का सपना ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरी तरह से साकार हो सके और ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके हाथों में भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हो सके, जिसके वजह से वो टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को सस्ते दरों पर उन्हें मिल सके। एक स्वस्थ भारत और शिक्षित भारत बनाने का ये जो सपना है, इन सपनों के साथ हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कंपनी के साथ हमारे राष्ट्रवाद इनोवेशन में, राष्ट्रवाद न्यूज पर। तब तक के लिए धन्यवाद। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।